एक स्कूल से भरी बस को अचानक से ही दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर लिया जाता है, जहां एक गॉडेस सभी बच्चों को बताती है कि अब तुम सभी एक सुपर हीरोज हो और तुम्हें यहाँ पर हमारे वर्ल्ड को बचाने के लिए बुलाया गया है। लेकिन इसी बीच में एक लड़का जो कि इन सबसे कमजोर है, उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और तब वो लड़का सोचता है कि वो इन सब से बदला लेकर रहेगा। कहानी की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर को उसका स्टेप फादर पीट रहा होता है और उसकी माँ उसे बचा भी नहीं रही होती, लेकिन तभी वो सपने से उठ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम मेमोरू है और अभी वो अपनी बस के अंदर है जो कि एक ट्रिप पर जा रही होती है। बस के अंदर ओयामादा नाम का एक लड़का सोगु नाम की एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। मेमोरू उस लड़की की मदद तो करना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि वो उनसे पिट जाएगा और इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ना चाहते हुए भी वो खड़ा होकर उसे मना करता है लड़की को परेशान करने के लिए। लेकिन यामादा मेमोरू को मारने की धमकी देता है, जो सुनकर वो डर जाता है। लेकिन तभी स्कूल का सबसे पॉपुलर बच्चा और क्लास में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किरीहारा नाम का एक लड़का बोलता है कि मेमोरू सही बोल रहा है, लड़की को परेशान करना बंद करो और शांति से बैठ जाओ। जो सुनकर वो परेशान करने वाला लड़का डर जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। तभी उनकी पूरी बस अचानक से ही एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी यहाँ एक बहुत खूबसूरत लेडी आती है जो कि खुद का नाम गॉडेस बताती है। साथ ही वो बताती है कि उसने ही इन लोगों को यहाँ पर समन करा है और ये सब अब उसके हीरो हैं जो कि उसके वर्ल्ड को बचाएंगे और तुम में से कोई भी अब अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता है। मैंने तुम्हें यहाँ पर द ग्रेट एम्परर को मारने के लिए बुलाया है। उसे 2 साल पहले भी हराया गया था, लेकिन अब वो वापस से जाग चुका है। सभी बच्चे काफी ज्यादा डिनाई कर रहे होते हैं और यामादा चिल्लाकर बोलता है, अगर हम तुम्हारी मदद ना करें तो और यहाँ से चले जाएं। गॉडेस बोलती है कि चाहे तो तुम ये कोशिश कर सकते हो, लेकिन तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते। यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हें वापस से रीसमन करना होगा, लेकिन उसके लिए भी एक बहुत कीमती एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसे पाने का सिर्फ 2 ही तरीका है, या तो तुम्हें ग्रेट एम्परर को मारकर उससे वो एलिमेंट लेना होगा, या फिर उसके मरने का इंतजार करो और जब वो मर जाएगा तो उसके हार्ट से उस एलिमेंट को निकाल लेना। ये सुनकर सारे लोग काफी डर जाते हैं कि अब वो वापस नहीं जा सकते। तब उनमें से एक बोलता है कि आखिर हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं, हम तो सिर्फ नॉर्मल से स्कूल के बच्चे हैं। तब गॉडेस बताती है कि नहीं, तुम सिर्फ मामूली से बच्चे नहीं हो, वो सिर्फ तुम अपने वर्ल्ड में थे, लेकिन यहाँ तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। तुम्हारे अंदर हिडन पावर है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वो कहाँ है। जिसके बाद उनके सामने एक मैजिकल क्रिस्टल रखती है और बोलती है कि इसके ऊपर हाथ रखने से तुम्हारी पावर्स और तुम्हारे पास किस तरह के एलिमेंट की पावर है वो सामने आएगी। और अब एक एक कर सभी लोग उस क्रिस्टल के सामने अपना हाथ रखते हैं और सबको अपनी पावर्स के बारे में पता चल जाता है। और अब जैसे ही किरीहारा हाथ आगे करता है तो पता चलता है कि वो क्लास में सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसकी रैंक एस है। और उसी की तरह यहाँ 2 बच्चे और होते हैं जिनकी पावर एस लेवल की होती है। और अब जैसे यामादा अपना हाथ आगे करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक ए रैंक का हीरो है। और आखिर में अब बारी आती है हमारे मेन कैरेक्टर मेमोरू की। उसके हाथ आगे करते ही उसका क्रिस्टल कुछ खास बदलता नहीं है, जिससे उसे पता चलता है कि वो एक ई रैंकर है। ये देखकर गॉडेस उसे इग्नोर करने लगती है और वो खुद भी एक्सेप्ट कर लेता है कि वो सबसे ज्यादा कमजोर है। चाहे ये वर्ल्ड हो चाहे वो वर्ल्ड हो, वो सबसे ज्यादा कमजोर है और वो ये एक्सेप्ट कर चुका था। तभी उसके क्लास का एक दूसरा बच्चा जैसे ही अपना हाथ क्रिस्टल के आगे करता है तो क्रिस्टल में से ब्लैक कलर का ऑरा निकलने लगता है। गॉडेस बताती है कि वर्ल्ड में ये दूसरी बार हुआ है कि किसी का ब्लैक ऑरा आया हो, यानी कि तुम एक डार्क हीरो हो, डार्क एम्परर। और ये सुनकर वो बच्चा एक अजीब सी स्माइल देता है। अब अचानक से 2 गार्ड मेमोरी को पकड़कर एक सर्कल में ले आते हैं और गॉडेस बोलती है, तुम एक ई रैंकर हो, यानी कि सबसे वीक हो। हमें तुम्हारे जैसे हीरोज की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें इसी वक्त यहाँ पर डिस्पोज कर देंगे। तुम्हारी वजह से बाकी हीरोज को भी दिक्कत आएगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इवेंचुअली ही गॉडेस के साथ साथ उसकी क्लास के सारे बच्चे इस बात पर एग्री करते हुए बोलते हैं, वो सही बोल रही है, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए, कमजोर कहीं के, तुम्हारी इस वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है, तुम मर ही जाओ। इन सब की बातें सुनकर मेमोरू सोचने लगता है और बोलता है, मैं सबसे झूठ बोलता आया हूँ, सबको सामने मैं दिखावा करता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, ये दुनिया ऐसी ही है और अब मैंने अपना असली रंग दिखाऊंगा। ऐसा बोलकर वो गॉडेस पर अटैक कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। गॉडेस अब मैजिकल सर्कल को एक्टिवेट करने लगती है और साथ ही उसे बोलती है कि यहाँ से तुम एक खंडर में जाओगे और वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाया है। अगर तुम वहाँ से वापस आ जाते हो तो तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो। मेमोरी रोते रोते काफी गुस्से में बोलता है, ये दुनिया काफी ज्यादा बेरहम है, मैं
तुम सबसे बदला लेकर रहूंगा। और तभी वो एक खंडर में टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ गॉडेस ने उसे एक पाउच दिया था और वो उस पाउच से उस खंडर में उजाला करता है। वो कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर उसे मारने आ जाता है। मेमोरी काफी डरने लगता है और सोचता है कि लगता है यही मेरा अंत है। पर तभी वो अपनी पैरालाइज स्किल का इस्तेमाल करता है और इवेंचुअली वो मॉन्स्टर पैरालाइज हो भी जाता है। मेमोरी सोचता है कि गॉडेस ने तो कहा था कि मेरी पावर्स किसी काम की नहीं है, तो क्या ये गलती से हो गया। तभी एक दूसरा मॉन्स्टर और उसे मारने आ जाता है, लेकिन वो उस पर भी अपनी पैरालाइज स्किल का इस्तेमाल कर उसे पैरालाइज कर देता है। और मेमोरी समझ जाता है कि ये गलती से नहीं हुआ। अब वो अपनी पावर चेक करता है, जिससे पता चलता है कि उसकी मैजिकल पावर बस खत्म ही होने वाली है। लेकिन तभी वो अपने पॉइजन स्किल का इस्तेमाल करता है और उस दूसरे वाले मॉन्स्टर को मार डालता है। मेमोरी अब थोड़ा हैरान था, लेकिन तभी वो पहले वाला मॉन्स्टर उसे वापस से मारने आ जाता है। लगता है कि यही मेरे जीवन का अंत है, तुम मुझे मारना चाहते हो और मुझे यहाँ पर कोई नहीं बचाने वाला, लेकिन मैं खुद को खुद ही बचाऊंगा। और फिर वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और एक स्माइल करता है। वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन मेमोरी उसके हर अटैक से बच रहा होता है। मेमोरी उस पर पहले से स्किल का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो होता ही नहीं है, क्योंकि वो एक ही स्किल को एक ही पर्सन पर 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसके बाद वो अपनी थर्ड स्किल स्लिप का इस्तेमाल कर उस मॉन्स्टर को सुला ही देता है और फिर उसके ऊपर अपना पॉइजन स्किल का इस्तेमाल कर उसे मरने की हालत मिला देता है। इतने मैजिक को इस्तेमाल करने की वजह से मेमोरी काफी ज्यादा थक चुका था। उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी और अब उसके सामने और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। उसे लगता है कि अब बस यही उसका अंत है। पर तभी वो मॉन्स्टर मर जाता है, जिस वजह से मेमोरी का लेवल अप हो जाता है, जिस वजह से उसका सारा स्टेमिना वापस आ जाता है। और अब वो एक एक कर सभी मॉन्स्टर्स को पैरालाइज करने लगता है, जिस वजह से उसकी पैरालाइज स्किल लेवल 2 की हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी बाकी 2 स्किल्स का भी इस्तेमाल कर उन दोनों को भी लेवल 2 का कर लेता है। मेमोरी की पावर को देखकर बाकी सारे मॉन्स्टर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब मेमोरी एक स्केलेटन के ऊपर से उसके कपड़े ले लेता है, लेकिन अब उसे भूख लगने लगती है। वो मॉन्स्टर को खाने की सोचता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि ये सभी तो एक पॉइजन है, इन सब के अंदर एसिड है। तभी उसकी वही पाउच जो कि उसे गॉडेस ने दी थी वो चमकने लगती है और जब उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर खाना होता है। मेमोरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मेमोरी का लेवल काफी ज्यादा अप हो चुका था, काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारता ही जा रहा था और गुफा में आगे बढ़ता जा रहा था। वो सोचता है कि ये कितना अजीब है, मैं अपने अंकल आंटी के साथ बड़ा हुआ हूँ, उन लोगों ने मुझे काइंडनेस के बारे में सिखाया, लेकिन अब मुझे मेरे अंदर कोई इंसानियत फील ही नहीं हो रही। गॉडेस ने कहा था कि द ग्रेट एम्परर इविल है, लेकिन असल में वो खुद भी एक इविल ही है और अब मैं भी उनकी तरह बन ही गया हूँ। मैं भी अब एक इविल ही हूँ। मेमोरी अब एक जगह पहुंचकर अपने मैजिक से गेट खोलता है, जहाँ अंदर उसे 2 लोगों की लाश मिलती है और साथ ही वहाँ पर कुछ कीमती क्रिस्टल भी होते हैं। मेमोरी ना चाहते हुए भी उन क्रिस्टल को ले लेता है और उन दोनों से बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। और अब वो ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है और एक गेट के पास वो एक डार्क हीरो से मिलता है जो कि मर चुका होता है। मेमोरी को उसके पास एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं एक डार्क हीरो हूँ और अब मैं गॉडेस के काम का नहीं रहा, तो उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। मेमोरी समझ जाता है कि ये वही है जिसके बारे में गॉडेस बात कर रही थी। मेमोरी को उसके पास से काफी सारे एलिमेंट्स और काफी सारी काम की बुक्स मिलती हैं और एक ऐसा लेटर जिसे वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकता। और साथ ही वहाँ पर एक लेटर और लिखा होता है, मेरे मरने के बाद जिसको भी सामान मिले वो इसे ले सकता है। और नीचे एक चीज और लिखी होती है, सोल रिपर से बच कर रहना। अब वो थोड़ा आगे जाता है, जहाँ वो एक अजीब से चेहरे को देखता है और समझ जाता है कि शायद यही सोल रिपर है। मेमोरी उसे भी पैरालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा वो सोल रिपर ही उसे जख्मी कर देती है। मेमोरी अब अपनी चोट पर कपड़ा बांधता है और समझ जाता है कि इसे हराना आसान नहीं है, लेकिन सोल रिपर के सर पर ये जो चीज है उसी की वजह से मेमोरी यहाँ से निकल सकता है, इसीलिए उसे इसे हराना ही होगा। तभी वो सोल रिपर खुद आगे बढ़ने लगती है मेमोरी को ढूंढने के लिए और अपने मुंह से उल्टी कर उन मरे हुए इंसानों को क्रीचर बना देती है। मेमोरी उन सबको पैरालाइज करने लगता है क्योंकि उन्हें मार नहीं सकता। वो मन में ही सोचता है कि आखिर मैं इसे कैसे मारूं, ये तो मरे हुए इंसान है, मैं इतना भी बेरहम नहीं हो सकता। और ये देखकर उस सोल रिपर को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और इसीलिए वो और उल्टिया कर और भी मरे लोगों को वहाँ समन कर लेती है। मेमोरी बोलता है, मैं इन लोगों को नहीं मार सकता। वो सोल रिपर ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी वो मेमोरी के काफी पास आ जाता है और ऐसा होते ही मेमोरी उसे पैरालाइज कर देता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा? मैं ये अच्छे से जानता हूँ, ये लोग पहले ही मर चुके
हैं और अब ये लोग एक ज़ॉम्बी हैं। ये कोई इंसान नहीं जिन्हें मारने में मुझे हिचकना चाहिए। ऐसा बोलते ही वो उन सभी लोगों के अंदर पॉइजन भरकर उन्हें पैरालिसिस में ही मार डालता है और सेम ऐसा ही वो उस सोल रिपर के साथ करता है। उसके अंदर पॉइजन डालकर वो उसे भी मार डालता है। तभी यहाँ पर अचानक से एक लाइट चमकने लगती है और जितने भी लोग मरे होते हैं उन सभी की आत्मा यहाँ आकर मेमोरी का शुक्रिया अदा करने लगती है और साथ ही वो डार्क हीरो बोलता है तुम्हें उस गोडेस को मारना होगा मेमोरी। जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं और तब मेमोरी बोलता है मैं तुम्हारे हुक्म को क्यों मानूं, लेकिन फिर भी मैं उस गोडेस को मारूंगा। जिसके बाद वो सोल रिपर के ऊपर लगी एक बॉल को निकालकर गेट पे लगा देता है और गेट खुल जाता है। जिसके बाद वो यहाँ से बाहर चला जाता है। हम दूसरी तरफ मेमोरी के सारे क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि जंगल में छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। यहाँ क्रियाहारा का लेवल 18 हो चुका है और इसने सभी को एक मिशन दिया है कि उन्हें अपना पहला किल करना होगा किसी मॉन्स्टर को मारकर। और जैसे ही ये लोग ऐसा कर लेंगे ये सभी लोग टीम में डिवाइड हो सकते हैं। के बाद हम एक काशिमी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर को मारने में काफी ज्यादा डर रही होती है। तभी उसके पास एक और लड़की आती है और बोलती है तो मतलब कि तुमने अब तक अपना पहला किल नहीं किया है और तुम्हारा रैंक डी है, यानी कि तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो सकती हो। जैसा कि तुमने देखा ही है कि मेमोरी को कैसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो तुम्हें भी अपना किल करना होगा। और अब वो उसे अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए उसकी एक किल करने में मदद करती है उसके सामने एक कमजोर से मॉन्स्टर को लाकर। इसके बाद ये लड़की डरते डरते ही सही लेकिन उस मॉन्स्टर को मार देती है और उसकी टीम में ज्वाइन हो जाती है। तभी हम गॉडेस को देखते हैं जो कि सुगु के सामने नोटंकी करते हुए रोने लगती है और बोलती है तुम बुरा मत मानो, हमने मेमोरी को इसलिए वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया क्योंकि अगर वो आगे बढ़ता तो बाकी लोग उसकी वजह से मर सकते थे और अब तो तुम भी एक एस रैंकर हो तो प्लीज हमारी मदद करो। सुगु बोलती है कि तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं कमजोरों को पीछे छोड़कर उनके ऊपर कदम रखकर आगे बढ़ जाऊं? गॉडेस बोलती है कि नहीं, लेकिन जो भी कमजोर हमारे रास्ते में आएगा हमें उसे मारना होगा। जिस पर सुगी बोलती है कि तो तुम मुझसे एक वादा करो क्योंकि मैं एक ऐसे रैंक हूँ तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी लेकिन इसके बदले तुम किसी को भी नहीं मारोगी। गॉडेस ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी हर बात को मान लेती है। इसके बाद हम एक डार्क फॉरेस्ट को देखते हैं जिसके ऊपर 4 लोग किसी को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। और इसके बाद हम मेमोरी को देखते हैं जो कि अपना स्टेट देख रहा होता है। मेमोरी अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और वो खुद से ही बोलता है, यानी कि मैं अपनी पैलेस स्किल की मदद से किसी के भी पार्ट को भी कंट्रोल कर सकता हूँ कि किसको कितना पैलेस करना है और किसको कब तक सुलाना है। अब तभी वो अपने पास काफी सारे स्लाइम्स को देखता है जहाँ बहुत सारे स्लाइम्स मिलकर एक छोटे से स्लाइम को मार रहे होते हैं। मेमोरी पहले तो काफी देर तक ये देखता है और फिर जाकर सभी को पैलेस कर देता है और सिर्फ उस छोटे स्लाइम को छोड़कर सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। जिसके बाद वो सभी के ऊपर से पैलेस को हटा देता है और ये देखकर वो सभी लोग डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। मेमोरी उस छोटे स्लाइम से बोलता है तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा लेकिन इसके बाद तुम्हें अपनी लाइफ खुद ही जीनी होगी। इसके बाद वो उसको भी फ्री कर देता है और जाने लगता है लेकिन वो स्लाइम उसका ही पीछे करने लगता है और बोलता है तो क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? जिस पर वो स्लाइम मान जाता है। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका पीछा असल में वही 4 लोग कर रहे हैं। वो चारों इस लड़की को असल में मारना चाहते हैं और इसीलिए ये लड़की उन सबसे बचकर भाग रही है। इसके बाद हम वापस से मेमोरी को देखते हैं जिसने उस स्लाइम को अपना फैमिलियर बना लिया होता है और उसने उसका नाम पीके मारू रख दिया होता है। मेमोरी उस बुक को पढ़ रहा होता है जो कि उसे डार्क हीरो के पास से मिली होती है और मन में बस यही सोचा है कि उसे गॉडेस को मारना है। उसने एक लंबा सफर तय किया है। पीके मारू से बोलता है कि मेरा सफर बहुत लंबा है तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? जिस पर पीके मारू अपना रंग चेंज कर लेता है जिससे मेमोरी को पता चल जाता है कि वो हाँ बोल रहा है। यहाँ वो लड़की भाग भाग कर थक चुकी है और वो सोचती है कि वो उन चारों से लड़ेगी लेकिन यहाँ दूसरी तरफ वो चारों असल में मेमोरी से टकरा जाते हैं और सोचते हैं कि उस लड़की को हम बाद में पकड़ेंगे, पहले हम इसे लूटेंगे और इस लड़के को मार डालेंगे। मेमोरी बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बस जाना है। लेकिन वो चारों उसे जाने नहीं देते और फिर आपस में बातें करने लगते हैं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें पैसे मिले हैं, हमें उस लड़की को पहले मारना है, इसका काम जल्दी खत्म करो। उनकी बातें सुनकर मेमोरी बचकर यहाँ से जाने ही लगता है कि एक आदमी उसका रास्ता रोक देता है और बोलता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते बच्चे। और अब वो आगे बढ़कर उस पर अटैक करता लेकिन उससे पहले ही मेमोरी उसे पैरालाइज कर देता है और बोलता है तो ये स्किल इंसानों पर भी काम करती है। अब वो तीनों ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं लेकिन फिर वो उस पर अटैक करने लगते हैं लेकिन मेमोरी उन तीनों को भी पैरालाइज कर देता है और फिर वो अपनी स्किल की मदद से उन चारों के अंदर पॉइजन डालकर उन्हें वहीं पर मार डालता है। और यहाँ दूसरी तरफ उस लड़की को उन चारों की सुगंध आना बंद हो जाती है और वो बोलने लगती है वो चारों कहाँ गए? मुझे यहाँ से उन चारों की नहीं लेकिन किसी और की महक आ रही है। और तभी उसके सामने एक झाड़ी हिलती है। जैसे ही वो उस झाड़ी पर अटैक करती है वहाँ पर पीके मारू होता है और उसके पीछे
से मेमोरी उसे पैरालाइज कर देता है। तो क्या तुम भी उन चारों के साथ हो जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी, लेकिन पैरालाइज के कारण वो लड़की कुछ बोल ही नहीं पाती। जिसके बाद मेमोरी उसके मुंह के ऊपर से पैरालाइज को हटाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो। जिस पर वो लड़की बताती है कि मैं उन चारों से बचकर भाग रही थी, और साथ ही उनसे पूछती है कि क्या तुमने उन्हें मार डाला। इस पर मेमोरी बोलता है कि हाँ, मैंने उन्हें मार डाला। वो लड़की पूछती है क्या तुमने उन्हें अकेले मारा। मेमोरी बोलता है नहीं, मैंने उसे अपने एक साथी के साथ मारा, लेकिन उस साथी के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। और मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम्हारे अंदर से झूठ की कोई बू नहीं आती। इसके बाद मेमोरी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि अभी हम लोग कहाँ पर हैं। जिस पर वो लड़की बताती है कि हम द किंगडम ऑफ आउजा के साउथ के जंगलों में हैं। इसके बाद मेमोरी डार्क हीरो के पास से मिले उस लेटर को निकालता है और पूछता है कि क्या तुम इसे पढ़ सकती हो। वो लड़की बताती है कि ये तो फॉरबिडन मैजिक है, मैं इसे नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं ऐसी किसी को जानती हूँ जो कि ये पढ़ सकती है। वो एक विच है, लेकिन वो अपनी नॉलेज को किसी के साथ भी शेयर करना अच्छा नहीं मानती। कहा जाता है कि वो मैजिकल फॉरेस्ट के बीचों बीच रहती है। मेमोरी इन चीजों के लिए उसका शुक्रिया करता है और बोलता है तो मैं तुम्हें नहीं मार रहा, कुछ देर बाद तुम्हारे ऊपर से ये पैरालाइज स्किल भी हट जाएगी, तब तक बस तुम ये प्रे करो कि कोई मॉन्स्टर आके तुम्हें मार ना दे। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद मेमोरी यहाँ से चला जाता है। अब हम मेमोरी को देखते हैं जो कि अपने पास के ही एक टाउन, एक सिटी के अंदर चला जाता है और वहाँ एक रूम लेकर रहने भी लगता है। अब वो खाना खाने के लिए बाहर आता है और बोलता है एक ऐसी जगह जहाँ लोग अच्छे से खाना खाते हैं और अच्छा खाना खाने के बाद वो लोग जोर जोर से बातें भी करते हैं, और ऐसी ही जगह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस होता है। तब एक आदमी बोलता है अगर ब्लैक ड्रैगन की स्क्वाड सिर्फ ब्लैक ड्रैगन से ही लड़े तो वो ऐसे ही जीत जाएंगे। इसके बाद मेमोरी वापस आ जाता है और पिगी मारी को खाना खिलाता है और सोचने लगता है कि उसे उस विच से मिलना होगा इस फॉरबिडन मैजिक को पढ़ने के लिए। अब अगली सुबह राज्य में एक आदमी बोलता है मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे बहादुर लोग जाकर उस खंडर के अंदर से द कप ऑफ आई को लेकर आएं, और जो भी ये लाएगा उसे 30 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। और अब रजिस्ट्रेशन चालू हो जाता है जिसके अंदर मेमोरी भी होता है, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ एक आदमी एक लड़की को परेशान कर रहा होता है और बोलता है तुमने अपना चेहरा छुपा रखा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम सीरियस हो। मैं तुम्हारी आवाज को पहचानता हूँ क्योंकि मैं तुमसे पहले भी मिला था, लेकिन तुमने मेरे साथ जाने से मना कर दिया था। वो लड़की बोलती है मैं सीरियस नहीं हूँ, मेरा नाम वीरस है। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो तुम अपना नकाब क्यों नहीं हटा देती, जिससे पता चल जाएगा कि तुम सीरियस नहीं हो, क्योंकि सीरियस के 2 खूबसूरत कान हैं। एक्चुअली सीरियस एक एल्फ है भाई। अब सभी लोगों को उस लड़की पर शक होने लगता है, जिसके बाद उस लड़की को अपना नकाब हटाना ही पड़ता है। और जैसे वो देखता है कि उसके तो वो 2 खूबसूरत यानी एल्फ जैसे कान नहीं है, उसका मुंह ही उतर जाता है। देख लिया तुमने, मैं सीरियस नहीं हूँ, मेरा नाम वल्किस है। वो आदमी काफी ज्यादा शर्मसार हो जाता है और यहाँ से भाग जाता है। मेमोरी खंडर में जाने के लिए यहाँ से जाने लगता है, तभी सीरियस उसके पास आती है। मेमोरी बोलता है देखो तुमने उस आदमी को ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, तो तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा और प्लीज तुम मेरा पीछा मत करो। लड़की बोलती है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ। मेमोरी बोलता है तो ठीक है, तो क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि खंडर में जाने के लिए मुझे किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ। इसके बाद सीरियस उसे बता देती है और वो सारा सामान लेकर खंडर में आ जाता है। जैसे ही मेमोरी आता है यहाँ पर कुछ लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे मॉन्स्टर पड़ा होता है, लेकिन जैसे ही मेमोरी मॉन्स्टर को देखता है उसे पैरालाइज कर वही पॉइजन देकर उसे मार डालता है और अपना आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही वो लोग आकर देखते हैं कि मॉन्स्टर मरा है, वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मेमोरी को पता चलता है कि इस गुफा के मॉन्स्टर उस वाले मॉन्स्टर से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। थोड़ा आगे ही मेमोरी देखता है कि वो आदमी जो कि सीरियस को परेशान कर रहा था, अपने 2 टीममेट्स के साथ सीरियस को मारने का प्लान करने लगता है और सीरियस के शरीर का फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है, जो सुनकर मेमोरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसीलिए मेमोरी उनसे बोलता है तुम्हें मरना नहीं है तो मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन उल्टा वो मेमोरी को ही मारने की बात करने लगते हैं। ये सुनकर मेमोरी उन तीनों को ही पैरालाइज कर देता है और पॉइजन दे देता है। वो आदमी मेमोरी से बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेमोरी बोलता है तुम अब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। और तभी मेमोरी अब आगे बढ़ता जाता है और मॉन्स्टर्स को हराता जाता है, और साथ ही वो ये सोचता है कि उस गुफा में मैं जिन मॉन्स्टर से लड़ा था वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, उनके मुकाबले तो ये मॉन्स्टर्स कुछ भी नहीं। और वो रेस्ट करने के लिए एक जगह रुक कर सोने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो मेमोरी को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग मॉन्स्टर हैं जिनसे मेमोरी अकेले नहीं लड़ सकता। लेकिन मेमोरी उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है। अब आराम करने के बाद मेमोरी आगे बढ़ने लगता है और मॉन्स्टर्स को हराते हुए वो उस आई कप के पास पहुंच
पहुंच जाता है। पास ही मेमोरी पत्थर से बना एक ड्रैगन देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जैसे ही वो कप को उठाएगा ये ड्रैगन जिंदा हो जाएगा और इस पर अटैक करने लगेगा, और इसीलिए मेमोरी पहले ही उस ड्रैगन को पॉइजन दे देता है और पैरालाइज कर देता है। और अब जैसे ही वो कप उठाता है उसके सोच के अनुसार वो ड्रैगन जिंदा हो जाता है, लेकिन पॉइजन के कारण उसी वक्त मर जाता है। अब मेमोरी उस कप को उठाता है ये कि तभी यहाँ पर सेरेस आ जाती है और वो बोलती है तो कि मतलब मैं पहली नहीं हूँ जो यहाँ पर पहुँच पाई। लेकिन तभी मेमोरी उसकी तरफ उस कप को फेंकते हुए बोलता है ये तुम्हारा हुआ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेरेस काफी हैरान होती है और बोलती है कि तुम मुझे ये कैसे दे सकते हो, ये तो गोल्ड का है। मेमोरी बोलता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इससे आगे जाना है। सेरेस के मुताबिक तो यहाँ पर रास्ता खत्म हो गया था, लेकिन मेमोरी उसे एक रास्ता दिखाता है और बोलता है कि मुझे यहाँ जाना है। अब सेरेस जिद करने लगती है कि वो भी उसके साथ जाएगी क्योंकि उसने उसे वो कप दिया है, जिसके कारण मेमोरी उसे मना नहीं कर पाता। सेरेस खंडर में उसकी शील्ड बनती है और आगे जाकर वो एक मॉन्स्टर को मार भी देती है। सेरेस की स्किल देखकर मेमोरी काफी ज्यादा हैरान था और उससे इम्प्रेस भी था। अब वो सेरेस से पूछता है कि आखिर गोल्ड आई डीमन क्या होता है, जिस पर सेरेस बताती है कि वो बहुत ज्यादा इविल और पावरफुल होते हैं। और फिर वो पूछता है कि आखिर नॉन गोल्डन आई डीमन क्या होते हैं, जिस पर सेरेस बताती है कि वो ज्यादा पावरफुल नहीं होते और न ही इतने खतरनाक होते हैं, साथ ही वो इंसानों से दोस्ती भी कर सकते हैं। अब सेरेस उसे बताती है कि जब द ग्रेट एम्परर मरा था तब उसने अपनी आई से एक खास तरह का एलिमेंट रिलीज किया था, जिस वजह से काफी सारे डीमन गोल्ड आई डीमन में बदल गए और काफी ज्यादा इविल बन गए। अब वो लोग काफी आगे चल जाते हैं और काफी ज्यादा थक जाते हैं, जिस वजह से मेमोरी सेरेस को यहाँ पर आराम करने के लिए बोलता है और फिर उसे अपनी स्लिप स्किल की मदद से सुला देता है। यहाँ दूसरी तरफ डार्क फॉरेस्ट पर जहाँ पर मेमोरी उन 4 लोगों को मारा था, वहाँ ब्लैक ड्रैगन की टीम पहुँच जाती है और उन 4 को मरा पाती है। उन लोगों को लगता है कि उन्हें सेरेस ने मारा होगा, जबकि उसे मेमोरी ने मारा था। और ब्लैक ड्रैगन का लीडर बोलता है तो सेरेस तुम काफी ज्यादा कमाल की हो, मुझे तुमसे लड़ना है। अब काफी देर सोने के बाद वो दोनों उठ जाते हैं और वो दोनों फैसला करते हैं कि आगे जाकर वो स्केलेटन किंग को मारेंगे। और थोड़ा आगे जाने पर उन्हें स्केलेटन किंग मिल भी जाता है। सेरेस के मुताबिक ये बाकी मॉन्स्टर से अलग है और काफी ज्यादा पावरफुल भी, जिस वजह से सेरेस बोलती है मैं यहाँ पर एक स्किल का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिस वजह से मेरी पावर काफी बढ़ जाएगी, लेकिन तुम्हें ये एक सीक्रेट रखना होगा। साथ ही मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ, तुमने मेरी काफी मदद करी है, मुझे बचाया भी है, लेकिन शायद इससे लड़ते वक्त मैं तुम्हें बचा ना पाऊँ। अब स्केलेटन किंग पर अटैक कर देता है और सेरेस पर अटैक करने ही वाली होती है कि मेमोरी अपनी स्किल की मदद से उस स्केलेटन किंग को पैरालाइज कर देता है और पॉइजन देकर वहीं पर मार डालता है। ये देखकर सेरेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब मेमोरी उसके अंदर से वो खास एलिमेंट ले लेता है जिसकी जरूरत उसे पड़ती है और साथ ही उसके पास से उसे एक अंडा भी मिलता है जो कि मेमोरी अपने पास रख लेता है। यहाँ दूसरी तरफ उसके क्लासमेट नाइट किंग के जैसे ही छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारकर अपना लेवल अप कर रहे होते हैं। किरीहारा की लड़ाई की वजह से उसके क्लासमेट खतरे में पड़ जाते हैं, जिस वजह से सुगे उन्हें बचाने बीच में आ जाती है और बोलती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। किरीहारा बताता है कि हम तो बस प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब मेरा लेवल 24 हो चुका है। अब यहाँ सेरेस उस कप को सेल कर देती है और उसे 30 गोल्ड कॉइन भी मिल जाते हैं, जिसके बाद वो मेमोरी के पास आती है और कप के लिए उसका शुक्रिया करते हुए बोलती है कि क्या आज हम मिल सकते हैं। इसमें मेमोरी बोलता है तो ठीक है, तुम रात को मेरे घर पर मुझे मिलना। और अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ मेमोरी जो स्केलेटन किंग से उसे एलिमेंट मिला था उससे पीके मारू के लिए एक जड़ी बूटी बना रहा था। अब वो सेरेस से बोलता है देखो मैंने तुम्हारे लिए द कप ऑफ आइस भी लाया और तुम्हें दिया और साथ ही तुम्हारी एक बार जान भी बचाई, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे सफर में मेरा मदद करोगी। और मेमोरी मन में सोचता है मैं ये सारी बातें उसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे एक फीवर चाहिए, मुझे माफ करना सेरेस, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी ये करना पड़ेगा। अब सेरेस उसके साथ उसके सफर में चलने के लिए तो मान जाती है, जिस पर मेमोरी उसे बताता है मेरा गोल रिवेंज लेना है और उसे पूरा करने के लिए मुझे फॉरवर्डन विद से मिलना है, लेकिन जैसा कि तुम जानती हो कि हमारे रास्ते के बीच में गोल्डन डीमन जोन आता है और बस इसीलिए मुझे अपने साथ कोई चाहिए जो मेरी वहाँ से निकलने में मदद करे, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी सेरेस। सेरेस इसके लिए मान जाती है, लेकिन नाम सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है कि उसे कैसे पता कि मैं ही सेरेस हूँ। मेमोरी से बताता है कि जब तुम सोती हो तो तुम वापस से एल्फ बन जाती हो सेरेस। सेरेस उसे बताती है कि मैं अपने मैजिक की मदद से खुद को ह्यूमन में बदल लेती हूँ एल्फ से, लेकिन जबकि तुमने मेरी जान बचाई है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
करता कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, और वैसे भी जो मेरे बारे में जानते थे तुमने उन्हें पहले ही मार दिया। इसके बाद मेमोरी उसे ब्लू ड्रैगन स्टोन देता है। ये देखकर सेरेस हैरान हो जाती है और बोलती है कि इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, इसकी वैल्यू उस कप से भी ज्यादा है जो तुमने मुझे दिया था, तो क्या तुम मुझे ये ऐसे ही दे दोगे? हाँ, इसकी वजह से तुम मुझ पर ट्रस्ट कर पाओगी। और चलो अब मुझे फॉरवर्डन स्पेल के बारे में थोड़ा बताओ। सेरेस बताती है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि गॉडेस ने इसे बैन करवाया है। ये सुनकर मेमोरी समझ जाता है कि गॉडेस को इससे खतरा है, इसीलिए उसने इस मैजिक को बैन करवा रखा है। अब अगले दिन सेरेस अपने रिवॉर्ड के लिए महल के अंदर चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर मैजिशियंस आ रखे हैं। इसके बाद हमें गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि सुगे से बात कर रही होती है और बोलती है, आखिर तुमने उन स्केलेटन किंग को क्यों नहीं मारा? क्या तुम लेवल अप नहीं करना चाहती? सुगे बोलती है कि मैं वहाँ पर लोगों को बचा रही थी। किरीहारा जब ट्रेनिंग कर रहा था तो उस वजह से काफी लोग वहाँ पर मर रहे थे। गॉडेस उसे लोगों से बचाने के लिए मना करती है, लेकिन सुगे इसके लिए नहीं मानती। गॉडेस उसे बोलती है कि आखिर तुम किरीहारा की टीम को ज्वाइन क्यों नहीं करती, वो तो एस रैंक की टीम है। सुगे साफ बोलती है कि वो लोग लोगों को मारते हैं, बचाते नहीं, इसीलिए मैं उन्हें ज्वाइन कभी नहीं करूंगी। गॉडेस बोलती है, तो क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगी जब हम पर अटैक होगा? एक एस रैंक होने के नाते मैं अपनी जी जान दाव पर लगा दूंगी, तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अब गॉडेस उसे बताती है कि किंग की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि तुम अब से लो लेवल के लोगों को ट्रेन करोगी, क्योंकि हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम लो लेवल के लोगों को छोड़कर मरना छोड़कर आगे बढ़ जाएं, जो कि मैं तुम्हारे प्रॉमिस की वजह से नहीं कर सकती हूँ। तो अब तुम्हारे पास दूसरा चारा यही है कि तुम उन्हें ट्रेन कर अपने जितना ही पावरफुल बनाओ। और इसके बाद हम लोग देखते हैं मेमोरी को, जो कि काफी देर से सेरेस का वेट कर रहा है, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर आई नहीं, जिस वजह से उसे लगता है कि उसने उसे धोखा दे दिया। अब वो पिकेमारू से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि सेरेस हमें धोखा दे सकती है? जिस पर पिकेमारू एक बार उछलकर बोलता है कि नहीं, और इसीलिए मेमोरी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। और रास्ते में उसे पता चलता है कि सेरेस का सारा राज सबके सामने आ चुका है और ब्लैक ड्रैगन की टीम उसे ढूंढ रही है। और हम ब्लैक ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि डार्क फॉरेस्ट में सेरेस को ढूंढ लेते हैं। तब सेरेस अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक ड्रैगन को मार डालती है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे ड्रैगन होते हैं और उनके ऊपर से एक आदमी कूद कर सेरेस पर अटैक कर देता है। ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सेरेस से काफी अच्छी तरह से भी लड़ता है। सेरेस यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं पाती, जिसका फायदा उठाकर ये बंदा उसके ऊपर आ जाता है। और भाई जितनी गंदी नियत से उसको देख रहा होता है ना, मुझे तो सच में गुस्सा आ रहा है। लेकिन और वो अपनी पैलेस स्किल से उस बंदे और उसके ड्रैगन दोनों को ही पैलेस कर पॉइजन दे देता है। वो बंदा अब जरा सा भी हिल नहीं पाता। और अब सेरेस उससे बोलती है, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं चल सकती, क्योंकि सबको मेरे बारे में पता चल चुका है। मेरी वजह से तुम्हें भी खतरा होगा, और ये लो अपना ब्लू ड्रैगन स्टोन भी वापस ले लो। लेकिन तब मेमोरी उसे अपने ब्लू ड्रैगन की पूरी पाउच देते हुए बोलता है, तुम बस मेरे साथ चल रही हो। पाउच सेरेस को देने के बाद मेमोरी उससे बोलता है कि तुम अपने कपड़े यहीं चेंज कर लो और तुम मेरे साथ चलोगी। जिसके बाद वो उस ब्लैक ड्रैगन से पूछताछ करने लगता है, लेकिन वो बंदा उसे कुछ भी बताने से मना करता है। पर थोड़ा और पॉइजन देने के बाद वो बंदा उसे बताने के लिए मान जाता है, लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ बताता, आसमान से एक स्पेयर आकर उसे लगता है और वो वहीं मर जाता है। और ये स्पेयर उसके लीडर ने मारा था। इस बंदे को ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेमोरी आसमान में चारों ड्रैगन को देख के सोचता है कि ये मेरी पहुंच से भी बहुत दूर है। शिट, मैं इस पर अपनी कोई भी स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब वो नीचे आता है और बताता है कि मेरा नाम स्वीट है और लोग मुझे द ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्ग के नाम से भी जानते हैं। सेरेस उससे पूछती है, आखिर तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? जिस पर स्वीट उसे बताता है कि उसका ही किंग असल में उसको पाना चाहता है। किंग काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, लेकिन सेरेस की खूबसूरती पे वो मर मिटा है। लेकिन जब उसे पता चला कि सेरेस उसकी नहीं हो सकती, तो उसने सोचा कि वो सेरेस को किसी और की होने भी नहीं देगा। लेकिन स्वीट बोलता है कि मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारे साथ खड़े बंदे से लड़ने में इंटरेस्ट है। ये ब्लैक ड्रैगन के सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं घबरा रहा। अब स्वीट उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर मेमोरू उसे अपना नकली नाम बताता है, लेकिन स्वीट ये पहचान जाता है कि वो उससे झूठ बोल रहा है। तभी मेमोरू अचानक से हंसने लग जाता है। जब स्वीट उससे इसका वजह पूछता है तो मेमोरू बोलता है, पता नहीं, लेकिन क्यों ऐसी सिचुएशन में मैं खुद ही हंसने लग जाता हूँ। स्वीट, तुम मुझे एक बात बताओ,
तुम अपने जैसे ही स्ट्रॉन्ग बंदे से लड़ना चाहते हो तो आखिर तुम फिर उस गॉडेस से क्यों नहीं लड़ते। जिस पर स्वीट बताता है कि उसके हम पर बहुत सारे एहसान हैं और समझौतों के कारण मैं उससे लड़ नहीं सकता, लेकिन हमें पता चला है कि उसने अदर वर्ल्ड से कुछ ह्यूमंस को बुलाया है जो कि उसके सुपर हीरोज हैं। एक बार वो लोग स्ट्रॉन्ग बन जाए तब मैं उनसे लड़ूंगा। और इसी मौके का फायदा मेमोरू उठा लेता है और बोलता है, इसी बात पर स्वीट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं अदर वर्ल्ड में से बुलाया गया एक ह्यूमन हूँ और मैं अभी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ। गॉडेस ने मुझे सबसे अलग रखा है क्योंकि शायद मैं उसके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हूँ। सीवीट ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है और पूछता है, आखिर तुम स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे। जिस पर मेमोरू बताता है, मैं अभी गोल्डन डीमन जोन जा रहा हूँ, वहाँ जाकर मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और गॉडेस की बराबरी करूंगा, जिसके बाद मैं तुमसे भी लड़ूंगा स्वीट। ये सुनकर स्वीट के चेहरे पर एक अलग सी खुशी आ जाती है और वो इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन वो साथ ही बोलता है, लेकिन फिर भी मुझे सेरेस का सर चाहिए ताकि मैं इसके किंग को वो दिखा सकूं। इस पर मेमोरू बोलता है, मुझे सेरेस की जरूरत है गोल्डन डीमन जोन में, मैं बस इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो ये मेरे साथ जाएगी। स्वीट इसके लिए भी मान जाता है, लेकिन ये बात सुनकर उसके दोस्त उसी पर शक करने लगते हैं, जिस पर स्वीट उन पर गुस्सा करता है और जाते हुए बोलता है कि तो फिर याद रखना हम दोनों जरूर लड़ेंगे। पर तभी मेमोरू के मन में वो बोलता है कि यही मेरा मौका है और वो पीछे से स्वीट की पूरी स्क्वाड को पैरालाइज कर देता है। तब तक स्वीट को समझ पाता काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मेमोरू ने सबको पॉइजन दे दिया था, सब मर चुके थे, लेकिन स्वीट अभी भी हिल पा रहा था। देखकर मेमोरू की फट भी जाती है और वो हैरान भी हो जाता है कि सच में ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे ही समझ में आता है कि लोग इसे द ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं। स्वीट सिर्फ हिल ही नहीं पा रहा था, वो अपना भाला उठाकर उस पर अटैक भी करने वाला था, लेकिन पॉइजन के कारण वो इसे करने में नाकाम हो जा रहा था। पर तभी मेमोरू पिकामारू के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाता है और एक नई स्किल एक्टिवेट करता है, जिसके बाद उसके शरीर के अंदर से काफी सारे टेंटिकल निकलने लगते हैं। आसमान में काफी सारे ड्रैगन उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मेमोरू अपने लंबे लंबे टेंटिकल की मदद से उनके पास जाकर उन सबको भी पॉइजन देकर मार डालता है, जिस वजह से उसे 3 नई स्किल्स मिलती हैं और वो तीनों नई स्किल्स वो स्वीट के ऊपर इस्तेमाल करता है, जिससे स्वीट मर जाता है। अब हम मेमोरू सेरेस को देखते हैं, जहाँ सेरेस अपने कपड़े बदल लेती है और साथ ही मेमोरू का शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए और उसका साथ देने के लिए। मेमोरू कहता है कि मुझे इससे ज्यादा इसकी फिक्र है कि तुम मेरे साथ हो। यहाँ दूसरी तरफ उसके क्लासमेट्स के पास एक नई लड़की आती है जिसका नाम न्यानतन रहता है और वो बोलती है कि गॉडेस अभी बिजी है, इसलिए अब से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। और हम मेमोरू और सेरेस को देखते हैं जो कि अपने सफर पर निकल चुके हैं। सेरेस का शुक्रिया करती है उसको अपने साथ लेने के लिए। अगले दिन सीविट और उसके साथियों की लाश के पास कुछ गार्ड आते हैं। ब्लैक ड्रैगन्स को मरा पाकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। उनके पास से उन्हें क्रिस्टल मिलता है जिन्हें वो लोग खुद ही रख लेते हैं। यहाँ सब जगह ये बात फैल चुकी थी कि ब्लैक ड्रैगन्स को किसी ने मार दिया है। हम मेमोरू को देखते हैं जो कि मास्क वाली दुकान में जाकर अपने लिए एक परफेक्ट मास्क ढूंढने लगता है। तब शॉपकीपर उसे एक बहुत बढ़िया परफेक्ट विलन मास्क देता है, जो देखकर मेमोरू को वो पहली बार में ही पसंद आ जाता है और वो उसे पहनते हुए बोलता है, तो अब से मैं एक विलन हूँ और ये मेरे लिए परफेक्ट है। इसके बाद हम किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ सभी किंग मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं और यहाँ गॉडेस भी होती है। सभी लोग हैरान है कि आखिर ब्लैक ड्रैगन्स कैसे हार सकते हैं और स्वीट आखिर मर कैसे सकता है। एक किंग बोलता है कि शायद ये सेरेस ने किया होगा, लेकिन वहाँ पर इतना सारा खून पड़ा था जिसे देखकर हमें ये लगता है कि सेरेस ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाई होगी और शायद वो भी अब तक मर चुकी होगी। गॉडेस बोलती है कि अभी हमारे लिए ये पता लगाना ज्यादा जरूरी है कि आखिर स्वीट और उसकी स्क्वाड को किसने मारा, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन हमारे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी और उन्हें ही हमने द ग्रेट एम्परर से लड़ने के लिए चुना था। लेकिन क्योंकि अब वो लोग मर चुके हैं, इससे दूसरे वर्ल्ड से आए लोगों की अहमियत यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब सिर्फ वही बचे हैं जो कि द ग्रेट एम्पायर को हरा सकते हैं। सबको गॉडेस की चालाकी समझ में आती है कि अब सभी लोग उसके किंगडम से हेल्प मांगेंगे, जिस वजह से वो सब पे रूल कर सकती है। तभी यहाँ पर एक किंग के पास उसका एक साथी आता है और उसे उसके कान में कुछ बताता है, जिसके बाद वो किंग बोलता है, अभी अभी हमें पता चला है कि ये ग्रुप ने ब्लैक ड्रैगन्स को मारने का क्रेडिट लिया है और वो खुद को अशिंटो बुलाते हैं। यहाँ मेमोरू और सेरेस अपने सफर पर होते हैं, जहाँ मेमोरू एक जगह को देखकर सेरेस से पूछता है आखिर ये क्या है, जिस पर सेरेस बताती है कि ये जगह एक फाइटिंग प्लेस है और यहाँ पर जो लड़ते हैं उन्हें ब्लड फाइटर कहा जाता है। लेकिन ये पहले के मुकाबले अब बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ के ब्लड फाइटर सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद हम मेमोरू और सेरेस को एक जगह खाना खाते हुए देखते हैं। साफ बात है यहाँ पर मेमोरू अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। यहाँ सभी लोग जोर जोर से बातें कर रहे होते हैं कि ब्लैक ड्रैगन को आखिर किसने मारा। कोई कहता है कि इसे सेरेस ने मारा, जो कि खुद ही मर चुकी है। ये सुनकर
मेमोरू को थोड़ी राहत मिलती है। पर तभी कुछ लोग बोलते हैं कि उन लोगों को असिंटो ग्रुप ने मारा। और ये सुनकर मेमोरू थोड़ा हैरान होता है और वो सेरेस से पूछता है आखिर ये असिंटो क्या है। सेरेस बताती है कि ये एक ग्रुप है जो कि दावा करता है कि उन्होंने ही ब्लैक ड्रैगन को मारा है। और तभी यहाँ पर असिंटो ग्रुप के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं। ये देखकर मेमोरू बोलता है कि चलो अच्छा है, कोई हमारा क्रेडिट खुद ही ले रहा है। अब मेमोरू दो बंदों के पास जाता है फॉरबिडन विच के बारे में कुछ पता लगाने के लिए और उनसे पूछता है, जिस पर वो दोनों बंदे बताते हैं कि फॉरबिडन विच 10 सालों से नहीं दिखी है, लेकिन उसको सिर्फ एक ही पर्सन ने देखा है और उसका नाम एक स्पीड है जो कि ब्लड फाइटर है। और तभी इस बार में स्पीड आ जाती है। स्पीड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड फाइटर है। अब मेमोरू स्पीड के पास बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तो क्या तुम सच में फॉरबिडन विच से मिली हो। स्पीड बिना किसी भाव के बोलती है कि ये सब सिर्फ एक अफवाह है। ये बात सच है कि मैं गोल्डन डीमन जोन गई थी लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। लेकिन आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। जिस पर मेमोरू बताता है कि मैं एक स्कॉटर बनना चाहता हूँ, तो मुझे ये जानना था। देखो बच्चे, तुम अभी जवान हो, तुम्हें इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। पीछे से सेरेस भी उसकी सभी बातें सुन रही होती है। और अब वो दोनों जब बाहर आते हैं तब सेरेस मेमोरू को बताती है कि वो झूठ बोल रही थी, वो पक्का फॉरबिडन विच से मिली हुई है। मेरे ये कान सच को पहचान लेते हैं। मेमोरू सेरेस से पूछता है आखिर उसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। सेरेस बताती है कि ब्लड फाइटर्स असल में कैदी यानी कि गुलाम ही होते हैं, तो अगर हम उसको छुड़ाने के लिए पैसा दे दें और उसे आजाद कर दें तो शायद वो हमें सच बता दे। इसके बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं जहां मेमोरू पिगेमारू के लिए खाना लाना भूल गया था और इसीलिए अब वो विच के द्वारा दिए गए उस पाउच का इस्तेमाल करता है और दूसरे वर्ल्ड का खाना यहाँ पर मंगा लेता है। पिगेमारू के साथ साथ वो सेरेस को भी वो खाना मिलाता है जो सेरेस को काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद हम स्पीड को देखते हैं जो कि एक बच्ची के पास जाती है, जो बच्ची उसे बड़ी बहन कह के बुलाती है। तो स्पीड उससे बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें छुड़ा लूंगी। जहाँ मेमोरू रात भर कुछ पढ़ता रहता है और सुबह हो जाती है। अब मेमोरू उसे बताता है स्पीड असल में काफी अच्छी फाइटर है क्योंकि उसने स्टार्टिंग में यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को हरा दिया था। उसने नाम कमाया और अब वो यहाँ की टॉप की फाइटर है और कल उसका आखिरी मैच है जिसके बाद वो खुद को छुड़ा लेगी। तब सेरेस उसे बताती है मेरे पास एक कमाल की इन्फॉर्मेशन है। असल में स्पीड ने 2 साल पहले ही इतना पैसा कमा लिया था कि वो खुद को आजाद कर सके, लेकिन अब वो एक बच्ची को छुड़ाना चाहती है जिसे वो अपनी छोटी बहन मानती है। ये सुनते ही मेमोरू बोलता है तो यही हमारा चांस है और इस वजह से हम स्पीड से बात भी कर पाएंगे। सेरेस उसे एक बात और बताती है जो काफी अजीब थी। सेरेस बताती है कि जब भी फाइटर्स अपने लास्ट टूर्नामेंट में होते हैं, अपनी आखिरी फाइट में होते हैं, वो हर बार अपनी आखिरी फाइट में मारे ही गए हैं और ये हमेशा ही होता आया है। ये बात मेमोरू को थोड़ी अजीब लगती है और वो इस बात के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की बातें करता है। अब सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद और एक प्लान के साथ मेमोरू और सेरेस स्पीड से रात में मिलते हैं। स्पीड उससे कहती है मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं फॉरबिडन विच के बारे में कुछ नहीं जानती। तब मेमोरू उससे बोलता है मैं उस बारे में बात करने भी नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने आया हूँ। तुम्हारी कल लास्ट फाइट है तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारा ऑनर तुम्हें मरवा देगा, कल वो तुम्हें धोखा देगा। इस बात पर स्पीड को बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसकी बात सुनती है। जिसके बाद वो उसे बताता है मैं जानता हूँ कि तुम उस बच्ची को छुड़ाना चाहती हो, तो इसके लिए मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम्हें फाइट भी नहीं लड़नी पड़ेगी। हम दोनों पहले उस बच्ची को किडनैप कर लेंगे, जिसके बाद तुम भागकर हमारे पास आ जाना। वो बोलती है कि तो अगर मैं निकलूंगी तो यहाँ के गार्ड्स भी देख लेंगे। वो कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो। इसके बाद हम सीधा फॉरबिडन विच के होम पर रुकेंगे। स्पीड बोलती है तुम्हें पता है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलता है मुझे पता है कि तुम फॉरबिडन विच से मिली हो। स्पीड बोलती है कि फिर भी गोल्डन डीमन जोन बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम उस बच्ची और खुद को भी नहीं बचा पाओगे। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं फाइट लड़कर जीतूं, उस बच्ची को बचाऊं और अपने एक खुशहाल घर में उसके साथ रहूं। तब मेमोरू से बोलता है तो ठीक है, यही मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, मैं ही अकेला वो इंसान हूँ जिसने ब्लैक ड्रैगन की पूरी स्क्वाड को मारा है। सुनकर स्पीड थोड़ी हैरान होती है लेकिन उसे भरोसा नहीं होता। जिसके बाद मेमोरू उसे अपनी पावर से पैरालाइज कर देता है। स्पीड पूछती है आखिर मैं हिल क्यों नहीं पा रही। तो अब तुम्हें भरोसा हुआ कि मैंने ही ब्लैक ड्रैगन को मारा है। उसे अब भी भरोसा नहीं होता। जिसके बाद सेरेस आगे आती है और बताती है मैं हूँ सेरेस, वो लोग मुझे ही मारना चाहते थे और मैंने देखा है मेरे सामने ही मेमोरी ने उन सबको मारा है। अपना सारा सच बताने के बावजूद भी स्पीड को उस पर भरोसा नहीं होता और वो बोलती है लेकिन फिर भी मैं अपनी आखिरी फाइट लड़ूंगी, मैं कभी भागती नहीं हूँ और मुझे मेरे बॉस पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी आखिरी फाइट को भी कंप्लीट करूंगी और वहाँ से जिंदा वापस आऊंगी। मेमोरी बोलता है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम्हारा मन चेंज होए तो हम तुम्हें दूसरी और मिलेंगे। स्पीड सोते वक्त मेमोरी की बात को सोचती रहती है और उसे नींद नहीं आती, जिस वजह से वो फैसला करती है कि वो अपने ऑनर के पास जाएगी। अब जैसे ही वो अपने मालिक के पास जाती है तो उसके कमरे से उसे आवाजें आती हैं और फिर उसे पता चलता है कि उसका मालिक उसे मारने का प्लान कर रहा है। और वो बोलता है मुझे बहुत गुस्सा आता है जब भी मेरे नौकर आजाद होने की बात करते हैं और इसीलिए कल स्पीड को मैदान में मरना होगा।
ये सब सुनकर स्पीड के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। अब उसे मिमोरू की बात माननी थी और वो उसके पास जाने लगती है। रास्ते में उसे अशिंडो ग्रुप के मेंबर्स दिखते हैं, लेकिन अब वो मिमोरू के पास पहुंच जाती है, जहाँ मिमोरू से बोलता है कि पहले हम उस बच्ची को बचाएंगे। अब वहाँ देखते हैं कि वो बच्ची बार में काम कर रही होती है। तभी वहाँ की ऑनर उसे मारने लगती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पर स्पीड पहुँच जाती है। स्पीड को देखकर ऑनर काफी ज्यादा घबरा जाती है। स्पीड बोलती है, मैं इसको यहाँ से लेकर जा रही हूँ और तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। वो ऑनर रोने लगती है, अपनी जान की भीख मांगती है और बोलती है कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। स्पीड के जाते ही यहाँ मिमोरू आ जाता है और वो बोलता है, तो तुम नहीं मानोगी, हमारे यहाँ से जाते ही तुम गार्ड्स को बता दो कि हम कहाँ गए हैं, है ना? तुम अपने आंसुओं से स्पीड को तो धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। और वो औरत काफी इविल तरीके से बोलती है, तुमने सही कहा, अब देखना तुम लोग नहीं बचोगे। लेकिन मिमोरू बोलता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला हूँ? और वो उसे वही पॉइजन देकर मार डालता है। अब ये सभी लोग खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। जहाँ ये बच्ची थोड़ी डरी होती है, वहीं स्पीड उसे सहारा देती है और बताती है कि अब से हम साथ ही रहेंगे। अब सभी लोग घोड़े पे सवार होकर जाने ही लगते हैं कि तभी यहाँ पर अशिंटो ग्रुप और गार्ड्स उनका पीछा करने लग जाते हैं। मिमोरू को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर इन लोगों ने इतनी जल्दी हमें ढूंढ कैसे लिया। तब स्पीड बताती है कि जब मैं आ रही थी तब इन लोगों ने शायद मुझे देख लिया होगा। अब मिमोरू एक प्लान आता है जिसके अंदर वो घोड़ों पर मशाल को बांधकर उसे एक रोड पर छोड़ देगा, जिससे सभी लोग उसका पीछा करने लग जाएंगे। और अब वो शायद से बोलता है, दूसरे ग्रुप से हमें लड़ना होगा, तो स्पीड तुम इस बच्ची को लेकर झाड़ियों में छुप जाओ। तो चलो इसे शुरू करते हैं। अब हम उनके पीछे कर रहे ग्रुप 2 को देखते हैं, जो कि अशिंटो का होता है। सभी लोग जंगल के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनका लीडर उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो ये समझ जाता है कि ये एक जाल है। जैसे ही वो अंदर जाएंगे वो लोग धीरे धीरे करके मरना चालू हो जाएंगे। और अब वो किसी को नोटिस करके बोलता है, तुम्हारा चाल फेल हो चुका है, तुम बाहर आ सकते हो। तभी सेरेस बाहर आती है, जो देखकर वो बोलता है, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे? हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। और चलो अब जल्दी से तुम अपना नकाब हटाओ। लेकिन सेरेस ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है, मैं तुमसे डर गई, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगर ऐसी बात है तो हमें उस बिल्ली जैसी यानी उस स्पीड और उस लड़की का पता बताओ, हमें वो दोनों चाहिए। जिस पर सेरेस उन्हें अपने पीछे चलने के लिए बोलती है। वो थोड़ी देर चलते हैं, तभी उनका लीडर समझ जाता है कि ये भी एक जाल है, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, हमें पता है कि ये भी एक जाल है। अगर तुम हमें धोखा देने की कोशिश करोगी तो हम तुम्हें कर्ज कर देंगे और हमारे कर्ज से कोई भी नहीं बच सका। ब्लैक ड्रैगन, उनका जाना ना तुमने क्या हाल हुआ। तब सेरेस बोलती है, अच्छा तो तुमने उन्हें मारा है, लेकिन उन्हें तो हमने मारा है। जिसके बाद सेरेस अपना नकाब हटाती है और वो लीडर बोलता है, हम भी ये जानते हैं, लेकिन हमने सब जगह ये बात इसलिए फैलाई ताकि सभी लोग हमारी बातों में आ जाएं। और अब अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो हमारे साथ मिल जाओ। और हाँ, मुझे इस बात पे भरोसा नहीं कि तुम इंसानियत के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से लड़ी और उससे जीत भी गई। लेकिन अब अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो हमारे साथ मिल जाओ, क्योंकि हमारे साथियों ने तुम्हें पीछे से भी घेर लिया है। तभी सेरेस नीचे झुककर मिमोरी को याद करने लग जाती है और यहाँ मिमोरी पिकामारू के साथ मिलकर अपनी स्किल को एक्टिव कर लेता है और बोलता है, तो अब मैं तुम्हें एक ऐसा कर्ज दिखाऊंगा जिसको तुमने कभी नहीं देखा होगा। और तभी वहाँ एक लाइट चमकती है और सभी लोगों को मिमोरी पैरालाइज कर देता है और साथ ही पॉइजन भी कर देता है। और फिर बोलता है, तुम्हें लगा कि जंगल के अंदर ले जाना मेरा प्लान है? नहीं, असल में मेरा प्लान तो तुम्हें यही मारना है। और हाँ, उस स्ट्रॉन्गेस्ट को इसने नहीं, मैंने मारा है। जिसके बाद सभी लोग मर जाते हैं और मिमोरी सेरेस का शुक्रिया करता है उसके प्लान का मेन हिस्सा बनने के लिए। तभी वो देखता है कि कुछ सैनिक वापस आ रहे हैं, जो कि ड्यूक यानी कि स्पीड के मालिक के आदमी हैं। मिमोरी देखता है कि पिकामारू के साथ वो अपनी स्किल को दोबारा एक्टिव नहीं कर सकता। तब स्पीड आगे आती है और बोलती है, तो चलो इस बार हम दोनों लड़ते हैं। अब सेरेस उस लड़की को लेकर जंगल में चली जाती है और स्पीड और मिमोरू उनके सामने खड़े हो जाते हैं। मिमोरू सबको पैरालाइज करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन एक पॉइंट पे वो काफी ज्यादा लोगों को पैरालाइज कर देता है और उसको और यूज नहीं कर पाता। इसके बाद वो अपनी यूनिक स्किल से सभी लोग को अंधा करने लगता है और स्पीड काफी स्पीड में उन लोग को मारने लग जाती है। आखिर में स्पीड का मालिक ड्यूक बचता है। वो अपने घोड़े पे बैठा होता है और बोलता है, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी मिमोरू उसे भी पैरालाइज कर देता है और बोलता है, तुम्हें ये किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो? और तभी स्पीड उसका गला काट देती है। जिसके बाद हम उस किंगडम के किंग को देखते हैं, जो कि अशिंटो ग्रुप के मरने से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि वो गॉडेस को क्या जवाब देगा। यहाँ गॉडेस की तरह हम देखते हैं कि नियंत्रण सुगे को ट्रेन कर रही होती है, जिस पर सुगे उससे पूछती है, आखिर आप मुझे ट्रेन क्यों कर रही हैं? तो नियंत्रण उसे बताती है कि तुम मुझे मेरी छोटी बहन की याद दिलाती हो और एक कारण ये भी है कि तुम आगे जाकर हमारे देश को बचाने वाली हो, इसलिए मुझे तुम्हें ट्रेन करना ही होगा। इसके बाद हम मिमोरू की टीम को देखते हैं, जो कि गोल्डन डीमन जोन पहुंच जाते हैं और स्पीड मिमोरू की मैजिक की मदद से अपने हाथ पर फॉरबिडन विच के द्वारा बनाया गया मैप दिखाती है।
जिसके हिसाब से उनकी पोजीशन से फॉरबिडन विच का घर बस थोड़ी ही दूर पे है, लेकिन जितना पास ये दिखता है उतना है नहीं, लेकिन हमें बस इसी दिशा में जाना है। दूसरी तरफ गॉडेस सभी हीरोज को बोल रही होती है कि तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। बहुत जल्द द ग्रेट एम्परर आजाद हो जाएगा, तब तुम्हें उनसे लड़ना होगा। इसके बाद गॉडेस नियंत्रण से डिस्कशन कर रही होती है और बोलती है कि इन लोगों को अपनी रैंक के हिसाब से स्किल को और बढ़ाना होगा और इसीलिए इन सब की ट्रेनिंग को लेकर हम गोल्डन डीमन जोन जा रहे हैं। अब मेमोरी अपनी पूरी टीम को लेकर गोल्डन डीमन जोन के अंदर चलने लगता है और आगे बढ़ता जाता है। यहाँ वो छोटी बच्ची लिज अपने से कुछ ज्यादा वजन उठा लेती है, जो देखकर स्पीड को थोड़ी हैरानी होती है। तभी उनके रास्ते में एक मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन मेमोरी पिकामारू के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा डालता है और फिर उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसकी स्किन को काटने लगता है, जो देखकर स्पीड थोड़ी हैरान होती है और उससे पूछती है, जिस पर मेमोरी बताता है कि इस डीमन की खाल से हम फॉरबिडन आइटम्स को बना सकते हैं। जिसके बाद वो बुक निकालता है और सैरस को दिखाता है। सैरस उसे पढ़ने लग जाती है। अब वो लोग एक रिवर क्रॉस कर रहे होते हैं, जहाँ पर स्पीड थोड़ी चिंता में होती है क्योंकि लिज ने काफी सारा वजन टाल रखा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे क्रॉस कर रही होती है। मेमोरी उसे समझाता है कि उसे खुद से भी कुछ सीखने दो और अब जैसे ही लिज गिरने वाली होती है, पिकामारू उसे पकड़ लेता है। स्पीड को ये समझ में आ जाता है कि मेमोरी उस पर बहुत पहले से ध्यान रखे हुए है, लेकिन उसके पीछे सैरस पानी में गिर जाती है और पूरी तरह से भीग जाती है। जिसके बाद मेमोरी उसे अपना कोट देता है। अब वो लोग थोड़ा आगे चलते हैं कि तभी उनके सामने से बहुत बड़े दो मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। पिकामारू भी काफी ज्यादा थका हुआ है और इसीलिए मेमोरी सोचता है इसे मुझे अपने हाथों से हराना होगा और अब वो जैसे तैसे कर मॉन्स्टर्स के पास जाता है और उन्हें पॉइजन देकर मार डालता है। उसे समझ में आता है कि ये मॉन्स्टर भी सिर्फ उतने ही स्ट्रॉन्ग है जितना उसे उस टनल के अंदर मिले थे। यहाँ दोबारा से वो उसकी खाल को काटने लगता है और इस बार दोबारा से स्पीड हैरान हो जाती है। तब सैरस उसे बताती है कि ये पोर्शन बनाने के लिए इसकी स्किन को काट रहे हैं, जो ये पिकामारू को खिलाएंगे। तभी सभी लोगों को एक डीमन का एहसास होने लगता है, लेकिन किसी को भी वो दिखाई नहीं देता। तब पिकामारू मेमोरी को बताता है कि उसके बैग में ही डीमन है। जिसके बाद वो अपने बैग से उस अंडे को निकालता है और उसके अंदर ही एक डीमन है। वो अंडा फूटने लगता है और फूट जाता है। अंदर से एक बहुत प्यारा घोड़े का बच्चा निकलता है, जो देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और हैरान भी कि ये एक डीमन है और वो अचानक से ही बड़ा हो जाता है। तब सरस बताती है कि ये आपका माना एब्सॉर्ब कर रहा है और उसी से बड़ा हो रहा है। मेमोरी उस घोड़े को सहलाता है और उसे उसका कोर दिख जाता है, जिससे वो उसका माना एब्सॉर्ब कर सकता है। अब मेमोरी उसके अंदर अपना थोड़ा सा माना डालता है और वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और फिर वो घोड़ा मेमोरी से बोलता है कि मेरे को और माना चाहिए। जिसके बाद मेमोरी अपने 10,000 मैजिक पॉइंट उसको माना के रूप में डाल देता है और वो घोड़ा एवोल्यूश होकर अपनी आखिरी फॉर्म में चला जाता है और काफी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मेमोरी खुश हो जाता है कि उनके पास एक नया साथी है, जिसके बाद वो उसका नाम स्ले रखता है और उससे बोलता है कि तुम वापस से अपने छोटे वाले फॉर्म में आ जाओ और वो घोड़ा ऐसा ही करता है। इसके बाद हम हीरोज की टीम को देखते हैं, जो कि गोल्डन डीमन जोन में ही होते हैं। यहाँ ओयामाडा किरियारा से बोलता है आखिर तुम क्यों परेशान हो, जिस पर किरियारा बताता है कि ये सभी लोग हमें बच्चे समझते हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे होते हैं और उनके गार्डियन बोलते हैं कि तुम इन्हें हरा नहीं पाओगे, इन्हें हमें संभाल ले दो। अब वो लोग एक मॉन्स्टर को हरा देते हैं, तभी उनके पीछे से और भी काफी सारे मॉन्स्टर आने लग जाते हैं और तब किरियारा आगे आता है और बोलता है मैं इन सबको हरा दूंगा। और फिर वो अपनी पूरी पावर से सभी मॉन्स्टर्स को मार ही डालता है, वो भी एक ही झटके में, और बोलता है तो यहाँ का किंग अब से मैं हूँ, मैं तुम्हारा नया बॉस बनूंगा। दूसरी तरफ मेमोरी सैरस के साथ खड़ा होता है और वो भी इस आग को देख पाता है और बोलता है ये तो गॉडेस की तरफ से आ रहा है, लगता है ये किरियारा है। अब वो सभी लोग सोने चले जाते हैं और सुबह उठने पर पाते हैं कि मेमोरी यहाँ पर नहीं है। और अब जैसे वो लोग बाहर आकर देखते हैं और पाते हैं कि मेमोरी ने अकेले ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया है और उनकी स्किन को काट रहा है और अब वो अपने सफर के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ मेमोरी लिज से पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा बच्ची। लिज बताती है कि पहले वो डर रही थी, लेकिन अब वो नहीं डर रही क्योंकि हमारे पास तुम हो। मुझे सैरस दीदी ने बताया कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अब तो हमारे पास स्ले भी है। अब उनको अपने सामने एक दरार दिखती है। मेमोरी सोचता है कि इसकी मदद से शायद हम फॉरबिडन विच तक जल्दी पहुंच जाएंगे, तो वो लोग उसके अंदर चलने लगते हैं। यहाँ स्पीड उसका शुक्रिया करती है क्योंकि उनकी मदद से ही वो लिज को वहाँ से बचाकर ला पाई। तभी अचानक से मेमोरी स्पीड के ऊपर एक डीमन को देखता है, लेकिन स्पीड एक ही झटके में काफी स्पीड से उस डीमन को मार डालती है। शुक्र है तुमने उस डीमन को मार दिया, लेकिन हमें ये सेंस कैसे नहीं हुआ। तभी वो मॉन्स्टर चीख चीख कर सिग्नल देकर अपने बाकी मॉन्स्टर्स को बुलाने लगता है। मेमोरी बताता है कि काफी सारे मॉन्स्टर्स उनकी ही तरफ आ रहे हैं। अब सभी को काफी सारे डीमंस की प्रेजेंस अपनी तरफ आते हुए महसूस होने लगती है। तब स्पीड बोलती है तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, अब मैं अकेले ही इन सब से लड़ूंगी और इन्हें रोकने की कोशिश करूंगी, मेरे लिए लिज का ख्याल रखना। लेकिन तभी मेमोरी बोलता है अच्छा, क्योंकि यहाँ का बॉस मैं हूँ तो मैं फैसला करूंगा कौन रुकेगा और कौन जाएगा। यहाँ अकेला मैं ही हूँ जो कि उन सबसे लड़ सकता हूँ और तुम सबसे ज्यादा पावरफुल भी हूँ, और क्योंकि यहाँ पर लीडर मैं हूँ तो मेरी बात तुम्हें माननी होगी। जिसके बाद वो सैरस से बोलता है इन सभी को लेकर आगे
बढ़ो और तुम वाइस कैप्टन हो। मेरे ना होने के बाद तुम्हारे ही ऑर्डर माने जाएंगे। जिसके बाद वो आगे बढ़कर पिकामारू से बोलता है, सभी डीमंस को सिग्नल भेजो हमारी तरफ आने के लिए। मेमोरी डर भी रहा होता है, लेकिन वो सोचता है अब चाहे जो भी हो, मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें मार पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं उन्हें हराने के लिए अपनी जान तक लगा दूंगा। जिसके बाद वो स्ले के अंदर अपना माना भरकर उसे उसकी फुल फॉर्म में ला देता है और उसके ऊपर सवार होकर अपने सामने सैकड़ों डीमन से लड़ने चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हीरोज को देखते हैं, जहाँ पर दो हीरोज मर चुके होते हैं और तब सुगे यासुकी से बोलती है, आखिर तुमने इन दोनों को मरने कैसे दिया? तुम तो एक ए रैंक के हीरो हो ना, तो तुम्हें इन्हें बचाना चाहिए था। तब यासुकी बोलता है कि एक अपर रैंक का हीरो हमेशा खुद को बचाता है और वैसे भी ये लो रैंक के थे, तो इनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुगे उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे समझाने लगती है कि तुम्हें उन्हें बचाना चाहिए था, लेकिन यासुकी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं और काफी ज्यादा बकवासें कर रहा होता है। वो बोलता है कि ये तो लो रैंक के हीरो थे और इनको मरना ही चाहिए और तुम मुझे नीचे दिखाने की कोशिश मत करो। ये लोग वही हैं जो मेमोरी खंडर में जा रहा था तो उसे गाली दे रहे थे और वैसे भी ये लोग मुझे उस वर्ल्ड में परेशान करते थे। ये बंदा बस यहाँ पर अपना बदला ले रहा है, लेकिन ये खुद भी बेकार है। तभी यहाँ किरीहारा कर बोलता है, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए यासुकी, अपनी रैंक और अपनी औकात मत भूलो यासुकी। लेकिन यासुकी उसे ही सुनाने लगता है और उल्टा बोलने लगता है, जो सुनकर इसी किरीहारा को गुस्सा आ जाता है और वो स्वॉर्ड उसके ऊपर तान देता है। पर यासुकी अपना ब्लैक ऑरा एक्टिव कर लेता है और बोलता है, एक एस रैंक का हीरो किसी काम का नहीं जब तक उसके पास इनहेरिट स्किल नहीं है। और यहाँ वो सुगे की बात कर रहा होता है। इस बात पर किरीहारा भी एग्री करता है। तब यहाँ किरीहारा का दोस्त यासुकी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन किरीहारा उसे रोक देता है और बोलता है, ये सब करने का टाइम नहीं है, मैं इन सबको दिखा दूंगा कि यहाँ का असली बॉस कौन है। हम मेमोरी की टीम को देखते हैं मेमोरी के बिना। तब यहाँ पर स्पीड सेरेस से बोलती है, मैं जा रही हूँ उसके पीछे, भले ही वो मेरा बॉस है लेकिन मैं उसको बचा कर रहूंगी। मेमोरी ने हम सबको सुलाया लेकिन वो खुद नहीं सोया, उसने हमारा बहुत ध्यान रखा है। सेरेस उसे समझाती है कि आखिर तुम उसके पीछे क्यों जाना चाहती हो। तब स्पीड उसे एक रीजन देते हुए बोलती है, मेरी आंखों से मैं रात में बहुत अच्छे से देख सकती हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ। और सेरेस उसे परमिशन दे देती है। यहाँ मेमोरी स्ले और पिगामारू के साथ मिलकर बाकी सभी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उन्हें धीरे धीरे मार रहा होता है। अगर ऐसे ही एक के बाद एक आते रहे और ऐसा ही होता रहा तो मैं मर जाऊंगा, मेरी पावर्स खत्म हो जाएंगी। मुझे सबसे पहले इन छोटे वाले ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स को मारना होगा। अब यह बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से मेमोरी को ना तो क्लियर दिख रहा होता है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा होता है। वो देखता है कि उसके पास अब ज्यादा मैजिकल एनर्जी नहीं बची है और अगर ऐसे वो लड़ता रहा तो 10 मिनट तक ही वो बस टिक पाएगा। और अब वो सोचता है कि वो उन बड़े वाले ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स को मारेगा, क्योंकि उनके पास से उसे बहुत ज्यादा एक्सपी मिलती है। लेकिन इसके लिए मुझे वही जाना होगा जहाँ मैं उन सबको रोक के रख सकता हूँ। जिसके बाद उस ले को मुड़ने के लिए बोलता है और उसके रास्ते में आने वाले हर डीमन को वो डार्क स्लीप और पॉइजन कर देता है। और सबके बाद वो आखिर उसी के पहुंच जाता है जहाँ उसने सबसे बड़े मॉन्स्टर को पैरालाइज किया था। अब वो उस पर अपनी बर्जर स्किल का इस्तेमाल कर उसे मार डालते हैं और उसका लेवल अप भी हो जाता है, साथ ही उसकी सारी पावर फुल रिकवर हो जाती है। यानी मेमोरी अब और देर तक उस मॉन्स्टर से लड़ सकता है, लेकिन उसे हमेशा ही एक्सपी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो अपनी मल्टीपल स्किल का इस्तेमाल कर पिगामारू के साथ मिलकर सभी को पैरालाइज करने लग जाता है। तभी उसके पीछे से दो बड़े मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मेमोरी उन्हें नहीं मार सकता क्योंकि वो उसकी रेंज में नहीं है और इसीलिए मेमोरी स्ले से नीचे उतर जाता है। और जैसे ही वो उसके रेंज में आते हैं वो उन दोनों को मार कर अपना लेवल अप कर लेता है। इसके बाद वो स्ले पर बैठ कर मॉन्स्टर्स के आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी काफी सारे मॉन्स्टर्स से घिरने के कारण वो स्ले से नीचे गिर जाता है। लेकिन अपनी पावर्स की मदद से वो उन सबको बीच में रहकर भी मार पा रहा था। तब यहाँ जंगल में हम किशिमिया को देखते हैं, जिसने अब पहली बार एक मॉन्स्टर को खुद से मारा होता है और वो सोचती है कि उसे भी सोगो की तरह स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मैं भी उसकी तरह उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जिनका टाइम खराब चल रहा है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन मैं भी मरना भी नहीं चाहती। तभी उसके सामने स्पीड आ जाती है और स्पीड को उस किशिमिया के अंदर लीज की झलक दिखती है, इसीलिए वो किशिमिया की तरफ अपना मदद का हाथ बढ़ाती है, लेकिन किशिमिया इससे डर जाती है। तभी उसकी क्लासमेट इत्सुकी नाम की एक लड़की किशिमिया को बचाने के लिए स्पीड पर अटैक कर देती है, जिस वजह से स्पीड की आवाज चली जाती है। तब स्पीड समझ जाती है कि ये वही लोग हैं जिसे गॉडेस ने समन किया है और ये सभी लोग लॉर्ड मेमोरी की तरह हैं। हम केव के अंदर साइरस और लिज को देखते हैं, जहाँ साइरस लिज को समझा रही होती है और बताती है कि तुम चिंता मत करो, लॉर्ड मेमोरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बस आते ही होंगे। दूसरी तरफ स्पीड से इत्सुकी लड़ रही होती है और उसका हर अटैक धीरे धीरे तेज होता जाता है। तभी यहाँ इत्सुकी की बहन आकर उसे रोक देती है और बताती है कि ये भी हमारी ही तरह है। जिस पर इत्सुकी पूछती है, अगर ये हमारी तरह है, हम इंसानों की तरह, तो आखिर ये बोल क्यों नहीं रही। इस पर उसकी बहन बताती है कि तुमने अपना पहला अटैक उसकी गर्दन पर ही करा, इसीलिए वो बोल नहीं रही है। अब वो अपनी बहन की तरफ से उससे
माफी मांगती है, जिस पर स्पीड उन्हें माफ कर देती है। अब वो लोग उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर स्पीड बताती है कि मैं अपने मास्टर को ढूंढ रही हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ अपने मास्टर को ढूंढ रही हो, तो पक्का कोई स्ट्रॉन्ग आदमी होगा क्योंकि वो तुमसे लड़ सकता है। आपने सही कहा, मेरे मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा कहकर वो यहाँ से काफी स्पीड चली जाती है। यहाँ मेमोरी को देखते हैं जो कि काफी सारे डीमन से एक साथ लड़ रहा होता है। उसके अगल बगल हर तरफ डीमन ही डीमन होते हैं। वो उन सबको ही हरा देता है। तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है जो कि मेमथ जैसा दिखता है। मेमोरी पिकामारू की मदद से उस डीमन को भी हराकर मार डालता है। लेकिन अब पिकामारू की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और स्लेज भी काफी ज्यादा थक चुका था। इसीलिए वो उन दोनों को ही आराम करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी एक ह्यूमनॉइड डीमन उनके पास आने लगता है। इसीलिए मेमोरी उससे बचने के लिए स्ले के ऊपर बैठकर जंगल में भागने लगता है। लेकिन वो डीमन उसका ही पीछा करने लगता है और फिर एक लेजर अटैक कर मेमोरी को जख्मी कर देता है। तब मेमोरी एक प्लान बनाता है जिसमें वो सबसे पहले अपना मास्क उस डीमन की तरफ फेंकता है और फिर साइड से स्ले और पिकामारू एक साथ अटैक करते हैं। लेकिन तब मेमोरी आसमान से आकर उस डीमन को पैरालाइज कर पॉइजन देकर वही मार डालता है और बोलता है, तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मुझसे ज्यादा चालाक नहीं हो सकते। यहाँ मेमोरी अपनी लिमिट तक पहुँच चुका था और काफी ज्यादा थक चुका था। उसकी आंखें बंद हो रही थी और एक डीमन उस पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी स्पीड आकर उस डीमन को मार डालती है। आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वैसे मुझे पता था कि तुम मेरा पीछा जरूर करोगी। तुमने काफी सारे डीमंस को मार दिया है और अब तुम थक चुके हो, तो मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। रास्ते में स्पीड उसे बताती है कि मैं तुम्हारे ह्यूमन दोस्तों से मिली, लेकिन मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। ये तुमने बहुत अच्छा किया स्पीड। इसके बाद स्पीड उन तीनों को लेकर साइरस के पास पहुंच जाती है। अब सभी लोग केव के अंदर आग जलाकर खाना खा लेते हैं, जिसके बाद स्पीड बोलती है कि आज मैं गार्ड ड्यूटी करूंगी। लीस स्ले के साथ और पिकामारू के साथ सो जाती है। यहाँ मेमोरी को नींद नहीं आ रही होती। तब साइरस उसका सर अपनी गोद में रखकर उसे सुलाने लगती है। वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि साइरस की एज 19 इयर्स है और मेमोरी की 17 साल बस। लेकिन फिर भी मेमोरी साइरस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साइरस मेमोरी को देखकर ब्लश करने लगती है। तभी मेमोरी सो जाता है। साइरस उसकी मुंडी को नीचे रखकर यहाँ से जाती है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। मेमोरी के इतना क्लोज होने के कारण वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और शायद उसे किस कर लेती है। अब मेमोरी उठता है और वो देखता है कि साइरस उसके बगल में है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। जिसके बाद वो उसकी परमिशन से उसे सुला डालता है और फिर वो अपने लिप्स को छूता है। जिसके बाद उसे एहसास होता है कि शायद साइरस ने उसे किस किया है। यहाँ दूसरी तरफ हम जंगल में काशिमा और उन दोनों बहनों को देखते हैं। वो दोनों बहनों उससे पूछती है, आखिर तुमने वो दूसरी टीम को ज्वाइन क्यों किया? काशिमा बताती है, क्योंकि उन लोगों ने मेरा फर्स्ट किल करने में मेरी मदद करी थी। अगली सुबह मेमोरी अपनी टीम के साथ फॉरबिडन विच के पास जाने लगता है। यहाँ साइरस थोड़ा शर्मा रही होती है और सबसे पीछे होती है। उसके मन में मेमोरी के लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो उसे बताएगी नहीं क्योंकि अभी वो उसके बदले के बीच में नहीं आएगी। एक सही टाइम आने पर वो मेमोरी से कन्फेस करेगी। यहाँ चलते चलते मेमोरी को भी बात पता है कि साइरस उससे प्यार करने लगी है और शायद कहीं ना कहीं मेमोरी के मन में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, क्योंकि अब साइरस उसके लिए काफी ज्यादा वैल्यू रखती है। लेकिन जब तक साइरस कन्फेस नहीं करेगी वो उसको उसका टाइम देगा। अब थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें फॉरबिडन विच का एक सिंबल मिलता है जो कि असल में एक ट्रैप होता है। अब वो रास्ते में ऐसे ही काफी सारे ट्रैप देखते हैं और तभी उनके सामने एक बड़ा सा कॉलम हिलता है, लेकिन मेमोरी उसे पैरालाइज कर देता है और मारता नहीं है, क्योंकि अगर उसने उसे मार दिया तो शायद फॉरबिडन विच से वो बात भी ना कर पाए। अब उन्हें जंगल के बीच में एक घर दिखता है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक और दरवाजा मिलता है। मेमोरी अपना मैजिक भरकर उस बड़े से गेट को खोल देता है और थोड़ा आगे जाते ही उन्हें फॉरबिडन विच का न्यू वर्ल्ड दिखता है और सामने खड़ी होती है फॉरबिडन विच। मेमोरी मन में सोचता है, तो ये है मेरे खुशी का टाइम। फॉरबिडन विच से मैं सारी फॉरबिडन टेक्निक और मैजिक सीख कर गॉडेस को हराऊंगा। तुम मेरा बस वेट करो गॉडेस। यहाँ हम गॉडेस को देखते हैं जो कि बोलती है, सभी हीरोज को वापस बुला लो। द ग्रेट एम्परर अब बस आ रहा है, हमें उन लोगों की जरूरत है और जंग के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ इस एनिमे का पहला सीजन ही खत्म होता है। नेक्स्ट सीजन अभी आया नहीं है और जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।